साथियों, मैं राकेश पूर्विया स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल आरपी एजुकेशन पर। तो हम इस लॉकडाउन के अंदर घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं और मेरे हिसाब से जो भी मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहे होंगे। आप ध्यान दीजिए, मैं जो भी टॉपिक समझाऊं उसको नियमित रूप से घर पर जरूर देखें, समझें। 2-3 बार अध्ययन आप करेंगे तो सारे टॉपिक आपको आसानी से सभी याद हो जाएंगे। हम क्लास 10th का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम क्लास 10th का विज्ञान का कोर्स कवर कर रहे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से अगर बच्चे इन टॉपिक को ध्यान से समझेंगे तो सारे टॉपिक उनके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। हम बिल्कुल सरल भाषा में टॉपिक को समझा रहे हैं ताकि बच्चा आसानी से घर पर समझ सके। और दूसरे जो बच्चे हैं 11th क्लास वाले, 12th क्लास वाले, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बच्चे भी इन टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। तो आइए आज हम पुनः मानव का जो पाचन तंत्र का जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं सेंट्रल यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको यूं भी कह सकते हैं एक तरह से मानव का सीपीयू है ये। जिस तरह कंप्यूटर में सीपीयू का काम क्या होता है, सभी प्रकार की सूचनाओं को स्टोर करके रखना और समय समय पर बाहर निकालना, उसी तरह से मानव का मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है, सूचनाओं को ग्रहण करना, स्टोर करके रखना और समय समय पर उन सूचनाओं को बाहर निकालना। हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैंने एक यह डायग्राम बनाया, उसको आप ध्यान से देखिए। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, इसके भागों के नाम समझिए। मानव मस्तिष्क का जो डायग्राम है इसमें जस्ट आगे की तरफ मस्तिष्क का जो आगे वाला जो भाग होता है उसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। सेंटर में जो भाग होता है उसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं और पीछे मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स और अनुमस्तिष्क, ये तीनों मिलकर पश्चिम मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। अब अनुमस्तिष्क के जस्ट नीचे की तरफ लंबी आपको नलिका रूपी संरचना दिख रही है, इसे मेरु रज्जु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरु रज्जु कहा जाता है। अगली बात, मध्य मस्तिष्क के जस्ट ऊपर की तरफ 3 ग्रंथियां पाई जाती है जिसका नाम है थैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इनका भी हमारे मस्तिष्क के लिए अलग अलग प्रकार का कार्य होता है। तो ये बात तो थी डायग्राम की। आगे हम चलते हैं मानव का तंत्रिका तंत्र। हम पढ़ रहे हैं मानव का तंत्रिका तंत्र। उसके अंदर में सिर्फ तंत्रिका के बारे में बताऊंगा सबसे पहले कि मानव का जो तंत्रिका तंत्र होता है जिसको बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसमें तंत्रिका शब्द है। तंत्रिका कितने प्रकार की होती है, इसके कितने भाग होते हैं? तो तंत्रिका को 3 भागों में बांटा गया है। संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिकाएं, संवेदी, प्रेरक और मिश्रित, 3 प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका को बोलते हैं सेंसोरी। ठीक है। प्रेरक तंत्रिका को कहा जाता है मोटर और मिश्रित तंत्रिका को कहा जाता है मिक्स्ड। ध्यान दीजिए इसको। ये तो था तंत्रिका को 3 भागों में बांटा गया है, जरूर नोट करें इसको कॉपी के अंदर स्टूडेंट्स। संवेदी तंत्रिकाएं, प्रेरक तंत्रिकाएं और मिश्रित तंत्रिकाएं। सिर्फ तंत्रिका के भाग बताएं, संवेदी, प्रेरक और मिश्रित तंत्रिकाएं। अब हम पढ़ते हैं पूरा शब्द, ध्यान से देखिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मतलब इसके अंदर कौन सा भाग हमारा आएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मानव का मस्तिष्क शब्द, मानव मस्तिष्क आएगा, ह्यूमन ब्रेन आएगा। क्या आएगा? ह्यूमन ब्रेन। तो अब मानव मस्तिष्क की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। देखिए आप मानव मस्तिष्क के बारे में।
मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है, ये जो मस्तिष्क है, इसके 3 मुख्य भाग है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है वो 3 भागों में बटा हुआ है। अग्र मस्तिष्क, फर्स्ट क्या है, हम आगे का मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ध्यान दीजिए, मानव का जो मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है? 3 भाग है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और थर्ड है हाइपोथैलेमस। ध्यान दीजिए, अग्र मस्तिष्क कितने भाग है? प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 भाग है अग्र मस्तिष्क के। सबसे पहली बात करता हूं मैं प्रमस्तिष्क की। प्रमस्तिष्क काम क्या होता है? इसका काम होता है ज्ञान और सोचने संबंधी जितना भी कार्य होता है वो प्रमस्तिष्क का होता है। ज्ञान और सोचने संबंधी जितना भी कार्य होता है वो कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। कौन करता है? प्रमस्तिष्क करता है। इसके 2 गोलार्ध होते हैं, ध्यान दीजिए। प्रमस्तिष्क कितने गोलार्धों में बटा होता है? तो प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों में बटा होता है। प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों में बटा। प्रमस्तिष्क कितने गोलार्धों में बटा होता है? 2 गोलार्धों में बटा होता है। बाहर वाला जो भाग होता है वो दूसर द्रव्य से बना होता है। किसका बना होता है? दूसर द्रव्य से। तो इसका पहला पार्ट बताता हूं, दूसरा बताता हूं। बाहर वाला भाग दूसर द्रव्य से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? जिसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। दूसरा भाग, एक और भाग होता है आंतरिक श्वेत द्रव्य से बना। आंतरिक श्वेत द्रव्य से बना भाग मध्यांश होता है। मध्यांश होता है। ध्यान दें, बाहर वाला भाग दूसरे द्रव्य से बना होता है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, और आंतरिक श्वेत द्रव्य से बना भाग मध्यांश कहलाता है। तो इस तरह प्रमस्तिष्क 2 गोलार्धों में बटा हुआ होता है। हम चलते आगे थैलेमस ग्रंथि के बारे में। किसके बारे में? थैलेमस ग्रंथि का कार्य क्या होता है? संवेदी और प्रेरक सूचनाओं का केंद्र है। ये याद रखें, संवेदी और प्रेरक सूचनाएं, मतलब व्यक्ति के पास कोई सूचना आती, जैसे उसके कहीं से कांटा लग गया या चुभ गया कांटा, तो संवेदी अंगों से उसको सूचना पहुंचेगी। कहां आएगी? वो थैलेमस तक। और जैसे हम पैर को हटाएंगे तो उस पैर को हटाने के लिए जो सूचना उस पैर को दी जाएगी, संकेत भेजे जाएंगे, तो संवेदी आने वाली सूचना मस्तिष्क तक, और प्रेरक का मतलब वहां से जाने वाली सूचना। उन सभी का मुख्य केंद्र कौन होता है? सूचनाओं का थैलेमस होता है। ध्यान दीजिए, मुख्य केंद्र क्या होता है? थैलेमस होता है। याद रखें, संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र, संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र कौन होता है? थैलेमस होता है। आगे चलते हैं हाइपोथैलेमस। अगला मैं बता रहा हूं हाइपोथैलेमस। इसका काम क्या होता है? शरीर का टेम्परेचर, जिसको ताप कहते हैं, भूख, प्यास, इमोशंस जिसको बोलते हैं भावना, इन सब का नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ध्यान दीजिए,
ताप, भूख, प्यास, इमोशंस जिसको भावनाएं कहते हैं आदि को नियंत्रण करने का कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। अब थैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन दोनों के बीच में एक छोटी ग्रंथि और बता रहा हूं। देखिए छोटी सी लटकी हुई दिख रही है आपको, पीयूष ग्रंथि। इसको मटर के दाने जैसे दिखती है, पीयूष ग्रंथि। इस ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है? इस ग्रंथि का मुख्य कार्य यह होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां, हमारे शरीर की जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां, उन सब पर नियंत्रण करने का कार्य कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। इसलिए इसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को और किस नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने अग्र मस्तिष्क के बारे में आपको बताया। बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और 2-3 बार इसको आप घर पे सॉल्व करेंगे, समझेंगे, चित्र बनाएंगे बार बार, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। अग्र मस्तिष्क के बाद में चलते हैं हम मध्य मस्तिष्क। देखिए स्टूडेंट, आगे हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का सेकंड भाग लेते हैं हम। मस्तिष्क का सेकंड भाग लेते हैं मध्य मस्तिष्क। क्या है मध्य मस्तिष्क? देखिए चित्र में आपको बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है, इसलिए नाम ही इसका क्या है? मध्य मस्तिष्क। इसका मुख्य कार्य एक ही है। स्वर्ण का मतलब सुनना और दृष्टि का मतलब देखना। सुनना और देखने संबंधी सारे कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क। सुनना प्लस देखना, ये सारे कार्य कौन करता है? मध्य मस्तिष्क करता है। इसी के द्वारा सारे कार्य नियंत्रित, सुनने संबंधी और देखने संबंधी सारे कार्य कौन नियंत्रित करता है? मध्य मस्तिष्क नियंत्रित करता है। आगे चलते हैं पश्च मस्तिष्क। अंतिम है अपना पश्च। मध्य मस्तिष्क आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं पश्च मस्तिष्क। क्या है पश्च मस्तिष्क? पश्च के नाम से पता चल रहा है पीछे वाला भाग। मस्तिष्क के पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? पश्च मस्तिष्क। इसका मुख्य कार्य यही है, शरीर का संतुलन करना और अनैच्छिक क्रियाओं का मुख्य केंद्र है। शरीर का संतुलन करना, शरीर का संतुलन करना प्लस अनैच्छिक क्रिया, जिस पर अपनी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं होता, उन्हें अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो ध्यान दीजिए, पश्च मस्तिष्क काम क्या होता है? शरीर का संतुलन करना, साथ में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना। नियंत्रण करना इसका मुख्य कार्य होता है। अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब ये होता है ऐसी क्रिया है जिस पर अपना कोई भी नियंत्रण नहीं रहता, अनैच्छिक क्रिया कहलाती है, अपनी इच्छा पर डिपेंड नहीं होती। जैसे हृदय का धड़कना, शरीर में भोजन का पाचन, श्वसन की क्रिया, ये अनैच्छिक क्रिया है, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। सब अपने आप खुद ब खुद शरीर में होती रहती है। तो इन्हें क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया। इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? पश्च मस्तिष्क नियंत्रित करता है। अब इसके पीछे चलते हैं, अंतिम पार्ट मेरु रज्जु। देखिए लंबी धागे नुमा संरचना आपको दिख रही है, बिल्कुल लंबी संरचना आपको दिख रही है। ये क्या कहलाती है? मेरु रज्जु। इसके बारे में भी हम समझते हैं क्या है मेरु रज्जु। ध्यान से देखिए मेरु रज्जु के बारे में। मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम? स्पाइनल कॉर्ड। मेरु रज्जु। सबसे पहली बात, 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका है ये। इसकी लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, इसकी लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। और मस्तिष्क के मेडुला वाले भाग से निकलती है। मेरु रज्जु कहां निकलती है? मस्तिष्क का जो मेडुला वाला भाग है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि मेडुला वाला जो भाग होता है, वहां से कौन निकलती है? मेरु रज्जु निकलती है। मस्तिष्क के मेडुला वाले भाग से
निकलती है। मस्तिष्क कौन से भाग से निकलती है? मस्तिष्क के मेड्यूला वाले भाग से यह नलिका निकलती है। ये 45 सेंटीमीटर लंबी नलिका संरचना होती है। अगली बात, रीढ़ की हड्डी, यानी ध्यान दें, रीढ़ की हड्डी की कशेरुक नाल में यह सुरक्षित रहती है। ध्यान दीजिए, रीढ़ की हड्डी की कशेरुक नाल में यह सुरक्षित रहती है। रीढ़ की हड्डी की कशेरुक नाल में यह सुरक्षित रहती है। रीढ़ की हड्डी की कशेरुक नाल में क्या होती है? यह सुरक्षित रहती है। और जो मेरुरज्जु होता है उसके बाहर की तरफ श्वेत द्रव्य पाया जाता है और अंदर की तरफ धूसर द्रव्य पाया जाता है। बाहर की तरफ श्वेत द्रव्य पाया जाता है, अंदर की तरफ धूसर का मतलब मिट्टी जैसा रंग, धूसर द्रव्य पाया जाता है। चौथा पॉइंट, अंतिम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना। मुख्य कार्य प्रति क्रियाओं का संचालन करती है। ध्यान दीजिए, मुख्य कार्य क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करने का कार्य कौन करती है? मेरुरज्जु करती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं से तात्पर्य यह है कि हम जैसे गर्म पानी है और मैंने उसमें हाथ डाल दिया है, तो मेरी ये सूचना सबसे पहले गर्म पानी को, जैसे पानी में जैसे हाथ डाला है तो ये सूचना है मैंने गर्म पानी में हाथ डाला है, ये सूचना सबसे पहले किसके पास जाएगी? मेरुरज्जु के पास जाएगी। और मेरुरज्जु से किसमें पहुंचाएगा? मस्तिष्क के अंदरूनी भागों में पहुंचाएगा। तो याद रखें, मेरुरज्जु का काम क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करना इसका मुख्य कार्य होता है। इस तरह स्टूडेंट, आज हमने जो पढ़ा है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने आपको जानकारी दी है। मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जरूर कमेंट करें, इसके बारे में बताएं कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया है, तो उस चीज पर मैं पुनः आपको कमेंट करके उस टॉपिक को वहां क्लियर करूंगा। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो मेरे हिसाब से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और मैंने इसको बिल्कुल सिंपल सरल लैंग्वेज में समझाया है। तो स्टूडेंट जरूर पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें और आपको आसानी से याद हो जाएगा। कल मैं फिर आऊंगा नए टॉपिक के साथ। हमारा लेसन ये रहेगा, मानव पाचन तंत्र। इसी के टॉपिक को आगे हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।